हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अब आप लोगों ने CSIR नेट का एग्ज़ाम दे भी दिया और उनके स्कोर कार्ड भी आ चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मतलब आपको ये तो पता चल गया होगा कि किसका LS क्लियर हो रहा है या किसका JRF क्लियर हो रहा है, क्योंकि JRF की जो कट ऑफ होती है वो 100 या 110 के बीच में ही आती है। तो जिसके ऑब्वियसली 110 से ऊपर मार्क्स हैं उनके तो ऑब्वियसली आपका क्लियर हो ही गया होगा JRF। बट जो बॉर्डर लाइन पर हैं उनके लिए अभी भी थोड़ा दिल में धक धक हो रही होगी कि क्या वो क्लियर होगा कि भी नहीं होगा। और बाकी जो बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा नीचे जैसे 90 to 100 के बीच में है, उन लोगों को ये फील हो रहा होगा कि ना अगर हम थोड़ी सी एक दो क्वेश्चंस की मेहनत और कर लेते या एक दो क्वेश्चंस अगर हमारे सही हो जाते तो एटलीस्ट हम 100 क्रॉस कर जाते या फिर हमारे चांसेस और बढ़ जाते JRF क्लियर होने के। तो अभी ना हम ये इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि जैसे भी हमारा जून जुलाई के अंदर शायद से भी एक और नेट का एग्जाम होगा, तो अब जो आपने इस एग्जाम में मिस्टेक्स करी हैं, अब आपको कैसे अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी है कि आप नेक्स्ट एग्जाम के अंदर वो वाली मिस्टेक्स दोबारा नहीं करें। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं। उसके लिए ना हम लोग पहले क्लासिफिकेशन करेंगे आपके मार्क्स की कि लाइक बिलो 60 जिसके आ गए उनको कैसे प्रिपेयर करना है, ये 60 to 90 के बीच में जो है उनको कैसे प्रिपेयर करना है, ये 90 to 100 या 110 के बीच में है उनकी क्या क्या मिस्टेक्स रही होंगी कि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम देंगे तो वो उनका क्लियर हो जाए। तो चलिए क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। अब आप लोग ना, हाँ उससे पहले ना आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। पहले तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये देखिए कि आप लोगों की क्या क्या मिस्टेक्स हो रखी हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें मेहनत और ज्यादा करता या करती तो मेरे शायद से इतने नंबर और बन जाते। ठीक है, तो मैं तो आपको बताऊंगी ही कि ना आपने पॉसिबल मिस्टेक्स ये करी होंगी, बट जो आप एग्जाम देकर आए हो देखो पर्सनल लाइक होता है ना, हर एक पर्सन का अपना अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है या अलग अलग लाइक मिस्टेक्स होती हैं कि किसी ने रिवीजन अच्छी नहीं करी तो किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई नहीं करे हैं, तो उनके वजह से उनके मार्क्स डिफर कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ना अगर किसी के बिलो 60 है तो उसने लाइक ऑर्गेनिक छोड़ के चला गया वो, या हो सकता है कि ना उसने क्वेश्चन से प्रिपेयर ना करे हो। तो ठीक है, तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग लाइक जो आपने मिस्टेक्स करी है आप वो भी पेपर पर लिख लीजिए, मैं भी आपको बताती हूँ, फिर एक बार कंपेयर करके देखते हैं कि या फिर एक बार सॉल्यूशन निकालते हैं कि कैसे हम ठीक होते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब हम इनको क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले आपको क्लासीफाई करना है लाइक आपके बियॉन्ड 60 हैं, बिलो 60 सॉरी। नेक्स्ट इज क्या आपके 60 to 90 के बीच में मार्क्स लाई कर रहे हैं या फिर आपके 90 to 100 या 110। मैंने 110 लेकर चल लिया। अब पहले हम फोकस करते हैं जिनके हैं बिलो 60। इन लोगों ने क्या मिस्टेक्स करी हो सकती है कि या तो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट ना करा हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं करा हो, जैसे कोई ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल पढ़कर चला गया, कोई इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, कोई इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल, या फिर कोई फिजिकल प्लस, ऐसे समझ लो कि ये वाला कॉम्बिनेशन आप लोगों ने ऐसे करके चले होंगे। तो इसमें क्या होता है, मान लो कि ना पेपर के अंदर सिर्फ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इजी आ गए बट ऑर्गेनिक के इजी नहीं आए या फिजिकल के इजी नहीं आए, तो जो ये वाला कॉम्बिनेशन लेकर चले होंगे उनका तो इनऑर्गेनिक का पेपर मतलब क्या इनऑर्गेनिक पढ़कर नहीं गए और इनऑर्गेनिक इजी आई इस बार, तो इस वजह से उन लोगों के मार्क्स कम रह गए। नेक्स्ट, आप लोगों ने क्या करा होगा, अपना जो टाइम है वो बेकार वाले चैप्टर्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करा होगा, जैसे कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। जब आपको पता है कि ये वाले जो चैप्टर्स हैं हमारे जैम के अंदर ज्यादा आते हैं, नेट और गेट के अंदर, नेट के अंदर बेसिकली इनकी इतनी कोई वैल्यू नहीं होती, तो अगर आप इनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक है, जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी, क्योंकि ये देखो ये ना मेन ग्रुप जैसे बहुत बड़ा चैप्टर है, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम में भी बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इनको कंप्लीट करने में काफी टाइम लग जाता है। एक तरीके से आप अपना जो टाइम है वो रॉन्ग चैप्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा तो आप बाकी चैप्टर्स पर ध्यान देते, जैसे कि हो गया काइनेटिक्स, ये कर सकते थे, OMC ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते, स्टैटिस्टिकल थर्मो पढ़ लेते आप। ठीक है, तो ये जो है ना ये चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो
अब आप देखो कि आप लोगों ने ऐसे कोई चैप्टर्स पढ़े हैं या नहीं जिनकी बहुत पुअर कॉस्ट बेनिफिट रही हो, ठीक है। वो आपने पेपर एनालाइज करा होगा तो आपको पता चल गया होगा, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिन्होंने ट्राई करे होंगे वो भी उनको पता चल गया होगा कि ऐसे इन वाले चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चंस हार्डली, अगर वैसे तो आते ही नहीं है, अगर आए तो मैक्सिमम 1 या 2, बस इससे ज्यादा कोई आएगा ही नहीं इसके अंदर। अब क्या है कि बस वही है कि उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा होगा, या फिर आपने थॉरली रीड नहीं करा होगा। चलो आपने जैसे अगर किसी ने चैप्टर्स रीड कर भी लिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रीड कर भी लिए, बट उन्होंने क्या करा होगा कि जितने भी ये चैप्टर्स पढ़े बस ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, इनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है इनको, ठीक है। बस जो टीचर ने आपने जो नोट्स बना रखे हैं, फॉर्मुलेज वगैरह या ये सब, वो आपने पढ़ लिए। बिना कंसेप्ट क्लियर करे आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। एक आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा बोलूं तो 0 इन द सेंस कि आपको अपनी मिस्टेक्स देखनी पड़ेगी, आपने क्या चीज छोड़ी है। पहले तो ट्राई करो कि आप अपना सिलेबस ही कंप्लीट करो। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो होती है वो हर किसी के लिए कि कंप्लीट द सिलेबस। क्योंकि देखो, मैंने आपको जो मेरी सबसे पहली वाली वीडियो थी उसके अंदर भी मैंने यही चीज बोली है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक, ये तीनों आपका कंप्लीट होना चाहिए। बिना इसके आप लोग के अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। एप्टीट्यूड तो अभी छोड़ दो, मतलब एप्टीट्यूड का भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी जिनके 60 to 90 के बीच में मार्क्स है। देखो, ये वाले तो वो बच्चे थे जिनको भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इन बच्चों ने मेहनत तो करी है, बट क्या हुआ है कि ना, या तो उनकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज्यादा हो गई पॉजिटिव मार्किंग से, यानी कि इनके इनकरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा हो गए करेक्ट क्वेश्चन के, जिसकी वजह से इनके मार्क्स कम होते चले गए। अगर उनके 90s में आने थे तो वो इनकरेक्ट होते होते वो 80s में आ गए, या 70s में आ गए, या 60s तक पहुंच गए। या फिर इन्होंने क्या करी होगी कि इन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करी होगी। जब तक आप प्रैक्टिस इन द सेंस जो हमारे क्वेश्चंस हो गए, जैसे PYQs वगैरह हो गए, मॉक टेस्ट वगैरह हो गए, इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी होगी। क्योंकि क्या होता है कि जब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि ना कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो हम किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और यार टेस्ट सीरीज भी ना, स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज देखना कि वो रिलेटेबल हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं मॉक टेस्ट के अंदर जो हमारे आज तक कब किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा पूछा ही नहीं होता, तो उनमें टाइम इन्वेस्ट करना आपके लिए बेकार की बात है। आप ऐसी टेस्ट सीरीज देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से कहीं ना कहीं रिलेटेबल हो, कोई भी हो सकती है, आपको जो अच्छी लगे आप वो ले लेना, ठीक है। तो अब आपकी ये वाली मिस्टेक जो है वो यही थी कि ना आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। क्या करना है अब आपको, अच्छा एक और मिस्टेक कि इन लोगों ने रिवाइज अच्छे से नहीं करा होगा। आपने जैसे रीड कर लिया एक चैप्टर को, चलो 2 बार मैक्सिमम आपने 2 टाइम्स रीड कर लिया, बट जब आप अब आपने जैसे देखो मार्च में आपने रीड करा चैप्टर कोई, उसके बाद आपका जून में पेपर है, फिर आप इस चैप्टर को छोड़कर जैसे आप काइनेटिक्स लेकर चल रहे हो, काइनेटिक्स आपने मार्च में पढ़ लिया, अब आपने मार्च में तो पढ़ लिया, जब तक आप मई तक आओगे तो आप उस काइनेटिक्स को भूल जाओगे। तो अब आपको थोड़ी सी इसकी रिवीजन साइड बाय साइड आपको करती रहनी चाहिए। बीच बीच में कभी आप बोर हो रहे हो तो इस चैप्टर को उठाकर एक बार रिवाइज कर लो, तो उससे क्या होता है कि ना आपका कंसेप्ट, आपके जो फॉर्मूलेज है वो थोड़े माइंड में रहते हैं। क्योंकि एकदम से जब लास्ट में प्रेशर पड़ेगा ना आपके ऊपर, तो आप इसके फॉर्मूले भी, अगर आप सोचो कि मैं लास्ट टाइम में फॉर्मूले रिवाइज कर लूंगा, तो वो भी आपसे ढंग से नहीं हो पाएंगे, ट्रस्ट मी। तो ये आपको ना थोड़ा हैबिट में ही लाना पड़ेगा। जो शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बताया था ना कि आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लो, भले ही आप इसके थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाकर और वो आप साइड बाय साइड रिवाइज करते रहो। हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे काइनेटिक्स को रिवाइज करने में। मतलब काइनेटिक्स के फॉर्मूले अगर आपको लग रहा है कि आपके से फॉर्मूले में मिस्टेक्स होती हैं, आपको उनको टाइम देना चाहिए, तो बस हार्डली 15 to 20 मिनट्स लगकर आप इसको रिवाइज कर लेना, चलते फिरते कर लो वो। तो अब क्या है, इनको आप कैसे ठीक कर सकते हो? तो पहले तो वही कि आपको जो है वो टेस्ट्स जितने हो सके, जितने क्वेश्चंस हो सके, आपको उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा एलिमिनेशन टेक्निक।
ये जो है ना इन दोनों के लिए ही कॉमन मैं बोलना चाहूंगी। एलिमिनेशन टेक्निक का क्या मतलब होता है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, देखो आपको आता है, आप इन लोगों से कम नहीं हो, बस ये है कि आपने पेपर करते टाइम थोड़ी सी मिस्टेक कर दी या फिर थोड़ा सा आपने माइंड कम यूज करा। कैसे, इन बच्चों ने क्या करा होगा, अब जो ये 110 के नियर जो बच्चे पहुंच गए हैं, ठीक है, मतलब कट ऑफ के बिल्कुल पास है, इन लोगों ने क्या करा होगा, इन्होंने क्वेश्चंस को समझ के, भाई ऐसा तो है भी नहीं, ऐसा नहीं है कि इनको सारे के सारे क्वेश्चंस आते होंगे, लेकिन इनकी एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छी होगी। इसकी वजह से काफी क्वेश्चंस जो है बाय एलिमिनेशन ये लोग कर सकते हैं। और यही चीज सीखनी है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं, ना मेरे को आते, ना आपको आते, ना ही एग्जामिनर को भी सारे क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। देखो मेरे को भी यही लगता है। तो बस अब आपको ये करना कि जो आपने पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, साइड बाय साइड आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करनी है। जितना आप रिवाइज करोगे उतनी यही होता है ना कि जितना आप रीड करते जाते हो ना, आप उतना एलिमिनेशन अच्छा करते जाते हो। एक कोई क्वेश्चन है, उसके आपने 4 पॉइंट्स पढ़े, तो एक टॉपिक है वो आपने अच्छे से रीड कर रखा है, तो उस आपने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, पेपर में मान लो ये 2 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। जब आपने ये चारों पॉइंट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो अब आपको पता चल जाएगा ना कि कौन से करेक्ट है, कौन से नहीं करेक्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, आप एलिमिनेट करके कर सकते हो कि नहीं, मेरे को पता है कि ना इस टॉपिक के यही 4 पॉइंट्स थे, तो इसके अलावा जो भी आएंगे वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। ये चीज आपको सीखनी है। पता है, इससे ना आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत कम होगी। कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं हिलते, मतलब हिलते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो देखो उन पर तो टाइम वेस्ट करना बेकार ही है। बट जब आपको पता है कि 4 में से आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, अब आपको इन दोनों के अंदर कंफ्यूजन है, तो इन दोनों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको 50-50 टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कि या तो ये सही होगा या ये वाला सही होगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो, थोड़ा सा उसको बाद में ठंडे दिमाग से उनको देखना पेपर के, मतलब जब आप पेपर कर रहे होंगे ना, तो लास्ट में उनको क्वेश्चंस को देखा करो ऐसे 50-50 एलिमिनेशंस के। एकदम से जल्दबाजी में जिन ऑप्शंस में आपको डाउट हो, जल्दबाजी में उनको टिक मत करा करो। यही हमारी गलती हो जाती है। हम सोचते हैं कि ना चलिए यही वाला ठीक होगा, यही वाला ठीक होगा, क्योंकि हमें लगता है कि टाइम जा रहा है, तो उस टाइम के लिए आप छोड़ दो, एटलीस्ट आपकी नेगेटिव मार्किंग तो कम हो जाएगी ना, ठीक है। ये चीज आपकी ज्यादा ठीक रही होगी। और अच्छे से आपने मतलब वही रिवीजन अच्छे से करना, जो आपने नोट्स बना रखे हैं वो अच्छे से करो। अपने सोर्सेज मत बढ़ाओ बिल्कुल भी कि जैसे मैंने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो मैं यहाँ से भी पढ़ लूंगा, वहां से भी पढ़ लूंगा, ऐसा कुछ मत करना बिल्कुल भी। एक ही सोर्स बनाओ, और अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है तो एक सोर्स से ना आप मतलब सेकेंड सोर्स से एक बार देख लो कि क्या चीज मैंने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं करी हुई। वो भी नहीं करना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी क्या होता है कि काफी हमें नई नई चीजें पता चलती है, सिर्फ वो आप अपने नोट्स के अंदर डाल लो और बस उन्हीं को ही अच्छे से रिवाइज करते रहो, उन्हीं को ही रिवाइज करते रहो, बस यही बोलूंगी। अब जो सबसे लास्ट कैटेगरी आएगी वो आएगी 90 to 110 के बीच वाली। इसके अंदर क्या हो सकता है कि अगर आप ये देखो कि पार्ट सी में हमारे 4 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर सपोज आपके 90 मार्क्स हैं और आपको 100 तक जाना है, तो आपके कितने 10 मार्क्स का डिफरेंस है, यानी कि अगर आपके सिर्फ 2 क्वेश्चन भी ये वाले ठीक हो जाते तो आप 100 तक पहुंच जाते। सिर्फ 2 क्वेश्चन की कमी है, क्योंकि मतलब 2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, तो उससे क्या हुआ, 8 मार्क्स आपके चले गए, माइनस में 2 मतलब +2 जो नेगेटिव मार्किंग है वो सब आपके चले गए। तो अब आपके क्या हो जाता, आप 10 मार्क्स पीछे चले गए बच्चों से। तो यही आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बट जितना आपने पढ़ रखा है, आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, ट्रस्ट मी, और इतना अच्छा पढ़ रखा है तभी आपके इतने मार्क्स आए हैं। बस आपको थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करना है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि वही एलिमिनेशन टेक्निक आपको भी एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो और क्लियर होती चली जाएगी। जैसे मैंने बोला ना, जितना आप रीड करते जाओगे उतना आप ऑप्शंस के अंदर एलिमिनेट करते जाओगे, आपकी एलिमिनेशन टेक्निक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ना, अब आपको जो अटेम्प्ट करने चाहिए थे थोड़े से, अगर आप थोड़े से ज्यादा अटेम्प्ट करते, क्योंकि क्या होता है कि ना, वैसे यार देखो, अटेम्प्ट भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं। जिनमें आप कॉन्फिडेंट होते हो वो तो ऑब्वियसली आप लोग कर ही देते हो। अब जिनमें आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, जैसे मैंने आपको यही बोला, आप लोग क्या करते हो, जिनमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, या तो आप इनको छोड़ देते हो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कि आपको दो
ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है तो आप छोड़ दो। लेकिन अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि ना नहीं इन दोनों में से यही वाला ठीक होगा, थोड़ा सा इसको टाइम देकर ना थोड़ा सा आपको फोकस की जरूरत है। बस मेन आपको हल्का सा पेपर के टाइम पर फोकस करना है, क्योंकि आप डेस्टिनी के बिल्कुल बहुत पास आ चुके हो, बहुत ज्यादा पास आ चुके हो। तो बस 1-2 क्वेश्चंस की ही कमी है, या फिर आपने एप्टीट्यूड के अंदर थोड़ा सा ध्यान नहीं लगाया। एप्टीट्यूड में क्या होता है, सिंपल थोड़ी बहुत मैथ्स वगैरह होती है, हमें लगता है एप्टीट्यूड डिफिकल्ट है, हमसे तो होगा ही नहीं, इसको बाद में कर लेंगे। बट ट्रस्ट मी, जो एप्टीट्यूड है वो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होती है अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट करे हो, अच्छे से क्वेश्चंस पढ़े हो। मेरे जो है 19 या 19.5 मार्क्स जो है वो एप्टीट्यूड के अंदर आए थे सिर्फ। तो देखो मेरी रैंक में कितना फर्क आ गया। मेरे 133.5 मार्क्स आए थे, 19.5 मार्क्स अगर मेरे पीछे हो जाते तो कितना बन जाएगा, 114 के आसपास मेरे आते। तो फिर क्या होता है कि ना यार इतने अच्छे आ पाते अगर मैं एप्टीट्यूड नहीं करती तो। ठीक है, मैंने एप्टीट्यूड सबसे पहले उठाया, इस वजह से मेरे इतने मार्क्स आए। तो एप्टीट्यूड का आप जरूर फोकस करना। इन बच्चों के लिए ये बोलूंगी कि आप पहले अपने कोर सब्जेक्ट पर ही फोकस करो, उसके बाद एप्टीट्यूड करना। इन बच्चों को ये बोलूंगी कि आप एप्टीट्यूड को भी अब साइड बाय साइड लेकर चलो, क्योंकि अब आपकी केमिस्ट्री तो आप अच्छा कर रहे हो, बस आपको थोड़ी सी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और उसके बाद अब आपको थोड़ा सा एप्टीट्यूड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या है कि लास्ट में क्या क्या होता है कि ना जब हमारी थोड़ी बहुत रिवीजन की कमी होती है, या रिवाइज हमने कर भी लिया हो, लेकिन तब भी हम पेपर में जाकर क्या होता है फॉर्मूले भूल जाते हैं, एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं आर और एस नॉमेनक्लेचर के अंदर। कभी कभी हो जाता है ना, मेरे साथ तो होता है। तो क्या होता है कि ना हम पढ़कर तो सारी चीज चाहते हैं, बट पेपर में बस बहुत ही माइन्यूट सी सिली मिस्टेक्स होती है, जिनकी वजह से हमारा जो हम ना थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। अब आपको इन पे फोकस करना, आप एनालाइज करो जिनके मार्क्स इनके बीच में लाई कर रहे हैं, आप देखो कि क्या आपकी इनमें से कुछ गलतियां हैं। अगर नहीं है, इनके अलावा कुछ है, तो आप ना एक काम करो, आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि ना मेरी ये मिस्टेक्स हैं। तो क्या हो सकता है कि ना आपके अलावा और भी बच्चों ने भी वही मिस्टेक्स करी हो। इनमें से मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि ना ये मेजर मिस्टेक्स रही होंगी, बट किसी किसी की ये भी नहीं रही होंगी, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकता है जरूर कि हमने इसमें मिस्टेक करी है, ताकि क्या होगा कि ना आप लोगों के मिस्टेक की वजह से और बच्चे भी सीख जाएं, या फिर और बच्चों के मिस्टेक्स देखकर आप लोग भी समझ जाओ कि ना अच्छा हाँ हम ये भी कर सकते हैं, इसके अंदर वैसा भी कर सकते हैं। आप भी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बताओ कि ना हमें इस तरीके से अप्रोच करना चाहिए या उस तरीके से। जरूरी नहीं है जो मैंने बताया हो कि आपको वही बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करते रहो क्वेश्चंस। आप लाइक सबसे पीछे नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, बट आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।